हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं हाइफा दिवस के बारे में। हाइफा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है हर साल और ये हाइफा में जो भारतीय सेना थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जीत है, उसकी याद में मनाया जाता है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं, भारतीय सेना के इतिहास के कई उदाहरण हैं जहां पर सेना ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मनों को हराया है और अनगिनत किले फतेह किए हैं। और न केवल भारत की धरती पर बल्कि भारत के सेनानियों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में विदेशी धरती पर भी इस तरह के कई युद्ध जीते हैं। उन्हीं में से एक कहानी है हाइफा की। तो आज तारीख है 23 सितंबर। आज से ठीक 101 साल पहले 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दिन हाइफा की लड़ाई हुई थी। हाइफा इजराइल में एक शहर है। आज का जो इजराइल है, उस समय इजराइल नहीं था, उस समय था फिलिस्तीन, जो ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। तो ऑटोमन एम्पायर बहुत ही पुराना एम्पायर था, 600 साल पुराना। उसका एक प्रांत था फिलिस्तीन, वहां पर हाइफा नाम का शहर है। उस शहर को कब्जा करने के लिए या जीतने के लिए जो ब्रिटिश आर्मी ने कैंपेन चलाया वो था बैटल ऑफ हाइफा। तो ये ओवरऑल पार्ट था सिनाई और पैलेस्टाइन कैंपेन का। तो पैलेस्टाइन सिनाई कैंपेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। सामने थे ऑटोमन आर्मी, ऑटोमन्स और जर्मन्स दोनों एक साथ थे, सेंट्रल पावर्स प्रथम विश्व युद्ध में। अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा वर्ल्ड वॉर 1 का जो वीडियो है वो देखिए, स्टडी आईक्यू के चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ऑटोमन, जर्मन और यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन भी थे, ठीक है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के भी आर्मीज थी, कुछ कुछ कम थी लेकिन थी जरूर। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन ट्रूप्स, ये तीनों आर्मीज हाइफा शहर को डिफेंड कर रही थी और सामने ब्रिटिश की तरफ से लड़ रही थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इस शहर को ऑटोमन रूल से और जर्मन आर्मी से फ्री कराया, मुक्त कराया। और यहाँ पर 400 साल से भी ज़्यादा समय से ऑटोमन रूल था। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, इतिहास को बदल देने वाली जीत थी। और इस इतिहास बदलने का एक जो आफ्टर मैथ है, आप वो देखेंगे कि आज का जो इजराइल स्टेट एग्जिस्ट करता है वो इस जीत के कारण ही कर रहा है। नॉट जस्ट ये वाली बैटल बल्कि ओवरऑल जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री थी उसके कारण। और ये युद्ध इसलिए भी खास है क्योंकि ये इतिहास का आखिरी कैवेलरी कैंपेन या लास्ट ग्रेट कैवेलरी चार्ज माना जाता है। अब ये कैवेलरी चार्ज क्या होता है? तो देखो, कैवेलरी कहते हैं घुड़सवार सैनिक को। जो सैनिक घोड़े पर बैठकर युद्ध करता है उसे कैवेलरी कहा जाता है। वो कैवेलरी यूनिट्स होती हैं। और यहां पर जो कैवेलरी में हथियार यूज होता है वो होता है लांस, एक भाला। तो ये 12 से 13 फीट लंबा, 15 फीट लंबा जो भाला है, इसका इस्तेमाल करते हुए घुड़सवार हमला करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में ये सबसे फास्टेस्ट आर्मी की यूनिट होती थी क्योंकि घोड़े से तेज कोई था नहीं आर्मी में यूनिट तब, ना कोई टैंक थे ना कोई गाड़ियां थी। तो ये सबसे फास्ट यूनिट होता था, हाईली मोबाइल। अगर त्वरित गति से अटैक करना है, कहीं पर फास्ट अटैक करना है, तो हमेशा कैवेलरी चार्ज यूज किया जाता था। अगर दुश्मन को उसको आपको बिना बताए, यानी आपको सरप्राइज अटैक करना है, तो हमेशा मध्यकालीन इतिहास में देखा गया था कि कैवेलरी चार्ज का इस्तेमाल होता था। लेकिन 19वीं सदी खत्म होते होते या फिर 20वीं सदी की शुरुआत होते होते कैवेलरी चार्ज की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। कारण क्या था? कारण था आर्टिलरी गन्स का आ जाना। ये होती है आर्टिलरी गन, जिसे आज हम, जैसे बोफोर्स एक आर्टिलरी गन है, तो तोपें या आर्टिलरी गन्स आ जाना। और काफी मॉडर्न आर्टिलरी गन्स आ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले। तो काफी तेजी से ये फायर कर सकती हैं और इनसे अगर कोई घोड़े लेकर आ रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना घातक होगा दोनों जानवर और इंसान के लिए। तो कैवेलरी चार्जेस की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही थी, इन्हें सेफ नहीं माना जाता था। और एक और बड़ा रीजन था कि ब्रिटिश आर्मी ने जब युद्ध देखे थे 19वीं सदी में, उनमें कैवेलरी चार्जेस में उन्होंने बहुत नुकसान झेले थे, इसीलिए कैवेलरी चार्ज की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में तो कैवेलरी चार्जेस बहुत ही कम यूज हुए थे। ये आखिरी कैवेलरी चार्ज था फेमस या बड़ा, जिसने कोई बड़े युद्ध को जीता हो या जिस कैवेलरी चार्ज के कारण कोई बहुत बड़ी युद्ध के अंदर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो। तो ये बैटल ऑफ हाइफा में भारत की तरफ से 15th इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड थी, 5th कैवेलरी डिवीजन और डेजर्ट माउंटेड कोर, ये सभी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। इन्होंने अटैक किया ऑटोमन एम्पायर के रेड गार्ड फोर्सेस पे और 2 शहर थे हाइफा और एक्रे, इन दोनों पे कब्जा किया। और इस इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड में 3 प्रिंसली स्टेट्स की आर्मी थी। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, वो जब भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी अपनी आर्मी सप्लाई करते थे। तो इसी क्रम में हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर, ये तीनों प्रिंसली स्टेट्स की आर्मीज को यहां भेजा गया था प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए इन द मिडल ईस्टर्न थिएटर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1।
तो ये तीनों जो स्टेट की आर्मीज थी ये मेनली इस बैटल में मौजूद थी, हाइफा की बैटल में। इनफैक्ट ये वाला जो सैनिक है ये मैसूर का सैनिक है। दूसरी ओर टर्किश आर्मी जो हाइफा शहर की रक्षा कर रही थी, उसने पूरे शहर की अच्छे से घेराबंदी करके और मशीन गन्स एस्टैब्लिश कर दी थी, और भारतीय सैनिकों के पास थे केवल स्पेयर्स या भाले, और इसीलिए टर्म आता है लांसर। और हमारे पास केवल 400 सैनिक थे भारतीय फौज में, और दूसरी तरफ हाइफा शहर में 1500 ऑटोमन सोल्जर्स मौजूद थे, टर्किश आर्मी के सोल्जर्स मौजूद थे जो इस शहर की रक्षा कर रहे थे। तो पहली चीज, हम हथियारों के मामले में भी बहुत पीछे थे, कोई भी मैकेनाइज्ड हथियार नहीं थे, केवल घोड़े और भाले। और दूसरी चीज, जो सैनिकों की संख्या है उसमें भी भारतीय आर्मी कमतर थी टर्की के आर्मी से। फिर आप ये भी समझिए कि हाइफा इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, कि हाइफा को जीतने के लिए सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया ब्रिटिश आर्मी ने। हाइफा इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है, समुद्र के किनारे पर स्थित है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, तो ये आज का इजराइल है, तब ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। यहां पर स्थित है हाइफा शहर, बिल्कुल किनारे पर स्थित है, समुद्र किनारे। और हाइफा शहर से अगर हाइफा पे कब्जा हो जाता है तो आप समुद्र के रास्ते से सप्लाईज ला सकते हैं और सैनिक ला सकते हैं, जो भी साजो सामान है उसका इस्तेमाल करते हुए। बाद में उन्होंने डमास्कस, बेरूत और आगे बढ़ते बढ़ते एलेप्पो तक कब्जा जमा लिया था। इनफैक्ट हाइफा जीतने के बाद ही एलेप्पो तक पहुंच गए थे, कुछ ही महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर एलेप्पो पहुंच गए थे। तो ये जो कई बड़ा एरिया है, कई 100 किलोमीटर का, ये फटाफट जीत लिया था आर्मी ने बिकॉज ऑफ हाइफा। तो हाइफा जीतना इसीलिए इंपॉर्टेंट था, नहीं तो आप इस एरिया में, यानी आज का जो सीरिया और लेबनान है, इसको जीत नहीं पाते। तो ये इंपॉर्टेंस थी हाइफा की। तो इसीलिए भारतीय सोल्जर्स जो कि एलाइड शक्तियों के लिए लड़ रहे थे, उनको यहाँ पर इस कैंपेन पर भेजा गया। और मिडिल ईस्ट में भारतीय सोल्जर्स बहुत समय से थे, 4 साल से इनफैक्ट ये सारे ट्रूप्स वहीं पर लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें पहली बार इस एरिया में भेजा गया था, काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो इस लड़ाई के अंदर 8 भारतीय सैनिकों की मृत्यु होती है, 60 घोड़े भी मारे गए, और साथ ही साथ 34 सैनिक घायल हो गए इस हाइफा शहर को लिबरेट कराने के लिए। और इसी हाइफा की युद्ध को, हाइफा की लड़ाई को याद करने के लिए एक मेमोरियल बनाया गया है भारत में, और एक मेमोरियल बनाया गया है हाइफा शहर में भी। तो भारत में दिल्ली शहर में एक स्मारक है जिसका नाम है तीन मूर्ति स्मारक, और ये जिस सर्कल पे, चौक पे बना हुआ है, तो इस चौक को कहते हैं तीन मूर्ति चौक। और इसी के सामने एक बड़ा भवन है जिसको कहते हैं तीन मूर्ति भवन। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के समय, उस समय जो ब्रिटिश आर्मी का जनरल होता था उसका घर हुआ करता था तीन मूर्ति भवन। आज़ादी के बाद में ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर बन गया। तो 17 साल जब तक वो प्रधानमंत्री रहे उसी में रहे। उनकी मृत्यु के बाद उसे अब एक म्यूजियम और मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री उसके बाद रेस कोर्स पर रहते हैं। तो तीन मूर्ति भवन, तीन मूर्ति चौक, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं हमारे देश के, हमारे कैपिटल के। तो इसी तीन मूर्ति में, ये तीन मूर्तियां किसके लिए बनाई गई है? तीनों स्टेट्स के लांसर्स को रिप्रेजेंट करते हुए, जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद। तीसरा लांसर दिख नहीं रहा है, इसके पीछे है, स्मारक के पीछे। ओके, और इसे बनाया था ब्रिटिश स्कल्पटर लेनर्ड जेनिंग्स ने, नाम चाहो तो याद रख सकते हो। तो तीन मूर्ति चौक है, और इसी तीन मूर्ति चौक पे हाइफा डे की सेलिब्रेशन में यहाँ पर एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा, एक और एंगल था इस लड़ाई का। हाइफा शहर में काफी संख्या में बहाई धर्म के लोग रहते हैं। तो बहाई धर्म जो है, ये इसके जो रिलीजियस लीडर थे उस वक्त, वो भी हाइफा शहर में थे। उनका नाम था अब्दुल बहा। तो अब्दुल बहा को एग्जीक्यूट किया जा सकता था अगर ऑटोमन्स वहां पर रहते। ऑटोमन्स एम्पायर में कंटिन्यूसली उन्हें धमकियां भी दी जा रही थी कि हम आपको खत्म कर देंगे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी के इस शहर को अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब्दुल बहा को आज़ाद कर दिया गया। और बहाई फेथ आज भी इस बात को बहुत बड़ी चीज़ मानता है। और जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, बहाई फेथ का एक बड़ा मंदिर है लोटस टेम्पल, वहाँ पर भी हाइफा डे को कमेमोरेट किया जाता है। और कई बार सेरेमनीज होती हैं, वो भी लोटस टेम्पल में ऑर्गेनाइज होती हैं। तो ये एक फोटोग्राफ है उस हाइफा शहर का। तो जब ये लांसर्स शहर को आज़ाद कराते हैं, उसके बाद शहर में एंटर कर रहे हैं, उस समय का एक फोटो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कॉलम्स बनाकर ये कैवलरी अंदर आ रही है। उसके बाद जो आज भारतीय सेना की कैवलरी है, 61st कैवलरी, इस 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी की सक्सेसर है। यानी अब तो नाम चेंज हो गए हैं, ब्रिटिश ट्रूप्स के जो ब्रिटिश कालीन नाम थे उनको हमने चेंज किया है। तो आज़ाद भारत में 61st कैवलरी जो है वो एक मेनली सेरेमोनियल ब्रिगेड है। सेरेमोनियल का क्या मतलब है कि देखो, अब घोड़े को कोई इस्तेमाल नहीं करता लड़ाई में। घोड़े अब मेनली सेरेमनीज में यूज होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे परेड हो गई या फिर जो प्रेसिडेंट्स गार्ड है वहां पर घोड़ों का इस्तेमाल होता है। तो 61st कैवलरी जो है वो अपना रेजिंग डे 23 सितंबर को मनाती है। उसे हाइफा डे की तरह मनाया जाता है, रेजिंग डे की तरह मनाया जाता है। हर यूनिट का अपना एक अलग रेजिंग डे होता है। तो 61st कैवलरी का है 23 सितंबर। फिर इस युद्ध का इंपैक्ट क्या था, ये भी आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाइफा जीतने के कारण 1 महीने के अंदर अंदर दमास्कस, एलेप्पो, जी हाँ ये वही शहर है जो अभी भी न्यूज में रहते हैं, वहां तक ब्रिटिश आर्मी पहुंच गई और पूरा आज का जो पैलेस्टाइन का एरिया है, सीरिया और कई सारे एरिया जॉर्डन के हैं, वो सभी कॉन्कर कर लिए या अपने कंट्रोल में ले लिए ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने अपने उनका एरियाज को अपने कंट्रोल में लेने के बाद 1917 में ही बाल्फोर डिक्लेरेशन पहले से उन्होंने घोषित कर रखा था कि हम चाहते हैं कि यहूदियों को एक अलग देश मिले तो ज्यूज वहां पे माइग्रेट हो सके। अगर ये जीत नहीं मिलती तो ज्यूज कभी भी जाकर पैलेस्टाइन में नहीं रह पाते और 30 साल बाद 1948 में इजराइल का जन्म नहीं होता। तो इजराइल जन्मा है बिकॉज ब्रिटेन हाइफा की जीत के कारण उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले पाया था। और ऑटोमन एम्पायर यहां पर खत्म हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको पता ही होगा ऑटोमन एम्पायर और खलीफा का जो पद है वो भी खत्म कर दिया था ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन इस पूरे क्षेत्र में मिडिल ईस्ट में एक डोमिनेंट पावर बन जाता है। फिर एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरो ऑफ हाइफा। जो 8 भारतीय सैनिक मारे गए थे उनमें से एक थे मेजर दलपत सिंह शेखावत, जो इस कैवेलरी के लीडर्स में से एक थे। इस कैवेलरी चार्ज को आगे से लीड कर रहे थे मेजर दलपत सिंह शेखावत, और इन्हें हीरो ऑफ हाइफा की उपाधि दी है हाइफा शहर ने, इजराइल देश ने, और भारतीय फौज ने भी उन्हें इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया था इनकी शहादत के बाद। तो इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले साल अपनी एक स्पीच में इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी थी और इनके सैक्रिफाइस को नमन किया था जब राजस्थान आए थे चुनाव के पहले। फिर एक और चीज के लिए ये हाइफा युद्ध इंपॉर्टेंट है इंडिया इजराइल रिश्तों के लिए। स्पिरिट ऑफ हाइफा नाम दिया जा रहा है कि अब जो इजराइल और भारत के संबंध नजदीक होते जा रहे हैं, काफी अच्छे संबंध हो रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, उसमें हाइफा का भी एक रोल है। हाइफा डे को पहले प्रोमिनेंटली कहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, इनफैक्ट भारत में तो इसे पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं इतिहास की किताबों में। तो 2010 में पहली बार इजराइल ने भी हाइफा डे को सेलिब्रेट किया और भारत में भी उसका सेलिब्रेशन होना शुरू हुआ। और 2018 में जब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए थे तो वो हाइफा गए और उन्होंने हाइफा में जो स्मारक है भारतीय सैनिकों के लिए, वहां भी एक स्मारक बना हुआ है, वहां पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। और 2017 में मोदी जी वहां गए थे, जुलाई 2017। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर आए थे, भारत आए थे जनवरी 2018 में, और उन्होंने भी सबसे पहले यही किया था। भारत आते ही 3 मूर्ति चौक गए थे और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है भारत और इजराइल के रिश्तों में कि हमारा मिलिट्री हिस्ट्री भी हमारी कहीं ना कहीं टाइड है, हम मिलिट्री इतिहास में भी हमारा कनेक्शन है। फिर जो इजराइल के लोग हैं वहां पर कंपलसरी आपको आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है, तो 2 साल 3 साल आर्मी में सर्विस देने के बाद इजराइल में एक ट्रेंड है कि लोग 1 साल का गैप ईयर लेते हैं, उसमें वो घूमते फिरते हैं, और ज्यादातर इजरायली उस 1 साल में भारत घूमने आते हैं और यहीं पे पूरे देश में घूमते हैं। इनफैक्ट आप पहाड़ों में चले जाइए, हिमालय में आपको बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट मिल जाएंगे जो महीनों महीनों वहां रहते हैं, भारत को एक्सपीरियंस करते हैं। तो उनके लिए भारत की शांति एक अलग तरह का सुकून उन्हें देती है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल लिंक है। फिर भारत की मदद इजराइल ने भी करी थी। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इजराइल ने अपना सारा कर्ज चुका दिया कारगिल के युद्ध में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उस वक्त हमें कई क्रूशियल टेक्नोलॉजी शेयर करी थी इजराइल ने। जैसे हमारे जो मिराज फाइटर पायलट्स हैं, उनको जो टारगेट अक्वायर करने के लिए सिस्टम था, उसमें कुछ क्रूशियल टेक्नोलॉजी थी जो मिसिंग थी, वो हमें इजराइल ने प्रोवाइड करी थी। बोफोर्स गन है, बोफोर्स गन के कुछ पार्ट्स थे, उसके अलावा आर्टिलरी में भी कई सारी चीजें थी जो हमें इजराइल से मिली थी। तो इसीलिए कारगिल के युद्ध के समय भारत की कोई मदद नहीं कर रहा था, अमेरिका भी मदद नहीं कर रहा था, इजराइल ने हमारी मदद करी, और इजराइल और भारत की दोस्ती का एक नया अध्याय उस समय से शुरू होता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है जब 2017 में वो अपनी पहली इजराइल यात्रा पर गए थे और उन्होंने हाइफा में उस मेमोरियल में गए स्पेशली, और यहाँ पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। और इस फोटो में आप देख सकते हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी बैक साइड हमें दिख रही है, और यहाँ पर है प्रधानमंत्री मोदी। 2018 जनवरी में जब नेतन्याहू भारत आए थे, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि 3 मूर्ति चौक पर गए एंड ही पेड हिज रिस्पेक्ट्स। और उसी समय जनवरी 2018 में भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर अब रख दिया गया है 3 मूर्ति हाइफा चौक। हाइफा शब्द ऐड कर दिया बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हाइफा। तो ये एक नया नाम है उस चौक। क्या बात है जी, वीडियो देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसराइल को पैदा करने वाला खुद भारत है और इसराइल के बारजे वजूद में आने की सबसे बुनियादी वजह भी भारत है। हाइफा की जंग की बेहतरीन मालूमात दी गई, और ये हर साल 23 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है, और ये जंग लड़ी गई थी 23 सितंबर 1918 को। ये वो जमाना था जब दुनिया में WW1 यानी वर्ल्ड वार 1 जारी थी, और दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, और उनमें एक हिस्सा उस्मानी थे जो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन ब्रिटिश की आर्मी ने, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उन्होंने उस्मानियों की इस ताकत को तोड़ के रख दिया, और इसराइल का वजूद जो है वो निकल के
सामने आया। उसकी तफसीलात बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी कि कैसे 3 रियासतों के फौजियों ने, जिनमें मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर की रियासत शामिल थी, इनके सिपाहियों ने ब्रिटिश आर्मी का रूप धारते हुए या ब्रिटिश आर्मी में शमूलियत इख्तियार करते हुए जो हाइफा का किला फतह किया था, वो सच में ब्रिटिश इंडियन की बहुत बड़ी कामयाबी थी और दूसरी तरफ वो उस्मानियों के टूट जाने का बाइस भी थी और उस्मानियों की बहुत बड़ी नाकामी थी। जैसे कि वीडियो ओनर कह रहे थे कि ये ब्रिटिश जो ये इन रियासतों की आर्मी थी, ये बवक्ते ज़रूरत ब्रिटिश को मुहैया कर दिया करते थे। और इसमें जो सबसे ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि ये घुड़सवार आर्मी थी। इन फौजियों को कैलरी कहते हैं और इन्होंने जो हाथों में हथियार पकड़ा होता है उसे भाला कहते हैं और इस भाले की मदद से इन्होंने उस्मानियों की ताकत को तोड़ के रख दिया। उस्मानी सेंट्रल पावर का हिस्सा थे और दूसरी तरफ इनके साथ जर्मन्स और हंगरी सल्तनत के लोग भी थे, यानी फौजें थी। लेकिन उसके बावजूद ये ब्रिटिश की शाही रियासतों का मुकाबला नहीं कर पाए, हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर की रियासतों के बहादुर अफवाज का, और बिल्कुल उस्मानी टूट के रह गए। और उस्मानियों के इन्हें टूटने की वजह से इसराइल भी मार्ज़े वजूद में आया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए ये युद्ध कोई छोटा नहीं था। 400 के करीब फौजी भिजवाए गए थे। उस जमाने में 400 भी अच्छी खासी संख्या थी। जबकि दूसरी तरफ उस्मानी अच्छे खासे ताकत में थे। उनके फौजों की तादाद 1500 थी और उन्होंने शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते थे उनके ऊपर तोपें लगा रखी थी। लेकिन इन ब्रिटिश बहादुर आर्मी ने सच में हैरान को नतीजा देते हुए घुड़सवारों की इस जंग को जितवा दिया और ये आखिरी जंग थी घुड़सवारों से मुतालिक जिसने इतनी बड़ी कामयाबी समेटी। और हाइफा जैसी जुग्राफियाई तौर पर अहम बंदरगाह और अहम शहर फिर ब्रिटिश के पास चला गया। हाइफा जुग्राफियाई तौर पर बहुत अहम है और इसी की मदद के बाद ब्रिटिश ने बहुत आसानी से दमिश्क और बैरूत जैसे बड़े और अहम शहरों को भी फतह कर लिया। वैसे तो हर जान बहुत कीमती है, लेकिन 8 फौजियों के बदले में हाइफा जैसा शहर का फतह हो जाना और 34 जख्मियों के बदले में हाइफा जैसे शहर को हासिल कर लेना कोई घाटे का सौदा नहीं था। तो सच में ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। हाइफा की जंग में फतह की खुशी में हर साल 23 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है और दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसमें एक बड़ी अहम जगह के ऊपर एक मूर्ति बनाई गई है, एक याददाश्त बनाई गई है जिसे 3 मूर्ति चौक कहा जाता है। इसमें जो 3 मूर्तियां वो 3 रियासतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हैदराबाद को, मैसूर को और जोधपुर को। तो ये एक बड़ी प्राइम लोकेशन पे है दिल्ली में और ये इस बात का सबूत है कि भारत कितनी कदर की निगाह से देखता है अपने गुजरे हुए इन बहादुर फौजियों को। दूसरी तरफ हाइफा में भी इसी तरह का एक याददाश्त बनाई गई है। जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि 2017 में मोदी जी जब इसराइल गए तो उन्होंने वहाँ पर जाकर इस मुकाम पर हाज़िरी दी, हाइफा में जो याददाश्त बनाई गई थी। और 2018 में जब इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू इंडिया आए तो वो 3 मूर्ति चौक में भी आए। अब इस 3 मूर्ति चौक का नाम बदल के 3 मूर्ति हाइफा चौक रख दिया गया और ये वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है और इसके पास ही है इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की रिहाइश का और अब वो एक म्यूज़ियम बना दी गई है। हाइफा की जंग में फतह के बाद भाई मजहब जो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया उनके सरबराह को, जिनका टेम्पल आज लोटस नाम के टेम्पल से दिल्ली में मौजूद है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली है वो इसराइल के वजूद में सामने आई थी और इसराइल की ये रियासत गुजरे हुए 2000 सालों में पहली रियासत थी जो बन के सामने आई थी। इससे पहले 2000 साल तक इसराइली अपने ज़मीन के टुकड़े को हासिल करने के लिए दर बदर धक्के खा रहे थे और इसराइली ब्रिटिश के साथ इसलिए भी थे क्योंकि दूसरी तरफ जर्मन उनके ऊपर अच्छा खासा जुल्म ढा रहे थे। और इस जर्मन के जो नाज़ी जर्मन का जो सरबराह था हिटलर, उसके हाथों 60 लाख की तादाद में यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। तो उसके बाद दुनिया में एक नरम गोशा रखा जाता था यहूदियों के लिए, खुसूसन अमेरिका और बरतानिया की तरफ से। और ये फिर इसराइल मार्ज़े वजूद में आया और इसराइल मार्ज़े वजूद में आने की सबसे बड़ी वजह आज हमें पता लगी है कि हाइफा की जंग ही इसराइल के वजूद का बाइस थी। लेकिन दूसरी तरफ उस्मानियों का टूटना मुसलमानों का एक बहुत बड़ा नुकसान भी था। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मानियों को तोड़ने वाले भी हैदराबाद मैसूर वाले मुसलमानी सिपाही ही थे, लेकिन दूसरी तरफ उस्मानियों का टूटना मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि उस्मानी सल्तनत मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत थी जो पिछले 500-700 सालों से इस पूरे खित्ते के ऊपर काबिज चली आ रही थी। उस्मानियों की सल्तनत टूटने की वजह से ही खित्ता अरब में बहरी डाकू आले सऊद अमेरिका की मदद से इस पूरे इलाके के ऊपर काबिज हो गए और उन्होंने यहाँ पर बादशाहत का निज़ाम
नाफिज कर दिया और जो इस्लाम का चेहरा उस्मानियों के दौर में सामने आ रहा था उसे मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया गया और सऊदी अरब ने अमेरिका का ले पालक होने का एजाज़ हासिल किया। तो ये इस पूरे खित्ते में, मिडल ईस्ट में, ये बहुत बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली थी और अमेरिका का इस वाक़े के बाद इस खित्ते में असर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसराइल का भारत के करीब जाना एक बड़ी फितरती सी बात थी, क्योंकि इसराइल यहूदी मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते आ रहे हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत जैसे किसी मजबूत मुल्क की मदद दरकार थी, क्योंकि उस वक्त इसराइल बिल्कुल कमज़ोर मुल्क था और बिल्कुल नौज़ायदा रियासत थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने उनको अच्छी खासी सपोर्ट की और आज वो मिलिट्री में इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है कि भारत जैसे बड़े मुल्क को भी उनकी मिलिट्री की ज़रूरत पेश आती रहती है। इसराइल के एक आयरन डोम निज़ाम का ही जवाब नहीं, जो फ़िज़ा में ही मिसाइल को राख से बना के रख देता है। तो सच में इसराइल का भारत के करीब जाना कहीं ना कहीं मुस्लिम दुश्मनी की वजह से भी था। लेकिन यहाँ पर हैरानगी वाली बात यह है कि उस्मानियों की सल्तनत टूटने के बाद जो सबसे ताकतवर मुल्क बन के सामने आया वो तुर्की ही था, और इसी तुर्की ने सबसे पहले इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में कबूल भी कर लिया था। 1948 में इसराइल बना और 1948 में ही तुर्की ने इसे, या 1949 में कुछ अरसे बाद ही तुर्की ने इसे कबूल कर लिया। यानी तुर्की को इसराइल को कबूल करने की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक में भी बड़ी तादाद में ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। सबसे ज़्यादा दबाव इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान और ईरान जैसे बड़े ममालिक के ऊपर है इसराइल को कबूल करने के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान और ईरान इस मौक़िफ़ के ऊपर अपनी वाज़ेह हमायत दे चुके हैं कि इसराइल का मसला, इसराइल को उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के बगैर तक हल नहीं होगा। तो पाकिस्तान की रियासत का इसके ऊपर बिल्कुल एक ही मौक़िफ़ है कि इसराइल नाजायज़ रियासत है जिसे नाजायज़ कब्ज़े के साथ हासिल किया गया था, लेकिन उसके क़याम में भारत का बहुत बड़ा हाथ था। यही वजह है कि आज इसराइल भारत को कदर की निगाह से देखता है। आज अगर उस्मानियों के गुजरे हुए दारुल हुकूमत इस्तांबुल की बात की जाए तो वहाँ पर रजब तैयब उर्दगान तलवार लहराता है और हगिया सोफिया में नमाज जुमा अदा करता है और बिल्कुल शिद्दत पसंदी का एक आलम देखने में मिलता है। वैसे कोई भी सियासतदान हो, खुसूसन किसी मुल्क का हुक्मरान हो, तो उसे बिल्कुल भी मजहबी जुनूनियत ज़ेब नहीं देती। रजब तैयब उर्दगान में ये चीज़ देखी जाती है कि वो मज़हब का नारा लगाते हुए अपनी तरफ वोटरों को आकर्षित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत है कि तुर्की में हर वो काम होता है जो बहुत से मुस्लिम ममालिक में नहीं होता। तो इसलिए तो मैं तुर्की को बिल्कुल एक मुनाफिक इस्लामिक मुल्क के तौर पर मानता हूँ। और दूसरी तरफ अगर हाइफा की बात की जाए तो आज हाइफा की पोर्ट का आलम ये हो चुका है कि हाइफा की पोर्ट आज अडानी ग्रुप के पास चली गई है, जो भारत और इसराइल के मजबूत ताल्लुकात की निशानदेही करती है। और ये इसराइल की सबसे बड़ी पोर्ट अब अडानी ग्रुप ऑपरेट करेगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट मैनेजमेंट का इदारा है और इंडिया का एक बड़ा प्राइवेट ग्रुप भी है। तो अच्छा लगा देख के कि किस तरह इसराइल भारत इसराइल के वजूद का बायस बना था। मैं तो यही कहूँगा कि भारत इसराइल का फाउंडिंग फादर भी है। पाकिस्तान के साथ इसराइल और भारत दोनों के ताल्लुकात ख़राब हैं, इसराइल के मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे खासे ख़राब हैं। यही वजह है कि भारत और इसराइल एक दूसरे के अच्छे खासे करीब आते जा रहे हैं। और भी बहुत सी वजूहत हैं, जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि इसराइलियों के लिए भारत सियाहत के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है। तो वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है हाइफा शहर को फतह करने की। हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के बहादुर इंडियन सिपाहियों ने उस्मानियों को जिस तरह तहस नहस करके रख दिया, वो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपनी सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। बाय।